हेलो हेलो। ठीक है सब। ठीक है सब लोग। माननीय मंत्री जी ने जो उद्घोष दिया है वो अभी भी मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में। और आप लोग अगर उसके बारे में सोच रहे हैं तो मत सोचिए, वो हमारे प्रोजेक्ट के बारे में नहीं था, हम लोगों की चीज़ों के बारे में नहीं था। वो काफ़ी एक अलग उद्घोष था जिसको आगे और सोचना पड़ेगा। लेकिन मुझे और भी आगे जाना है, मैं ज़्यादा देर बोलूँगा नहीं। थैंक यू बोलूँगा आप सब लोगों को आने के लिए। ये कोरोना के समय में आप लोग आएँ, इस समय एक ऐसी आजकल सारी सारी चीज़ें वेबिनार पे हो जाती हैं। काश ये ट्रायल रन भी हम लोग वेबिनार पे कर लेते हैं, पॉसिबल नहीं है तो हम सबका आना ज़रूरी था। एक शिकायत रहती है लोगों को मुझसे कि मैं जब बातें करता हूँ खासकर डायस पे, तो अक्सर लोग कहते हैं कि काफ़ी सीरियस हो जाता हूँ। हल्का फुल्का होने की कोशिश करता हूँ बट लोग फिर भी कहते रहते हैं आप टेक्निकल आदमी हैं, आप टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, फाइनेंस के बारे में बताते हो तो काफ़ी सीरियस हो जाता है। आज कोशिश करूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं हो जो आप लोगों को उबाए या बोर करे। बट क्या जानना चाहता हूँ आप सब लोगों से ये बात कि कम लागत में अच्छी चीज़ की उम्मीद करना, एक अच्छी संकल्पना की उम्मीद करना जो माननीय मंत्री जी ने हम लोगों के साथ शेयर किया, क्या ये गलत है? अभी एक ड्रोन उड़ रहा था, इसका पायलट किया था हम लोगों ने कुछ समय पहले। कई लोग समय पे खून नहीं मिलने से मर जाते हैं। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल हम लोग जब खून भेजते हैं और ट्रैफिक में फंस जाता है और लोगों की जान चली जाती है। एक तरफ तकनीक की इतनी एडवांसमेंट है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं और कोई आदमी एक इन्हीं तकनीकों के बीच फंस के मर जाता है। तो हर हॉस्पिटल के ऊपर एक एक हेलीपैड बनाया गया और ये जो ड्रोन होते हैं वो ऑटोमेटेड होते हैं, उनको अगर आप जीपीएस पॉइंट दे दें तो वहीं उतरेंगे बिल्कुल उसी जगह जाकर। तो सारे हॉस्पिटल के ऊपर इसको बनाने की योजना थी। खैर मैं अपने पायलटों में नहीं जाऊँगा, मेरे पायलट बहुत सारे हैं। 18 तकनीकों में एसआर पायलट करती है, सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के साथ। हमारी सिर्फ एक कोशिश होती है कि जो शिकायत है लोगों की वो मेरे से वो सच रहे। मुझे जब कोई सपना दिखता है तो मैं सच में बहुत सीरियस हो जाता हूँ। यही सपना है कि जैसे आप दिल्ली से जयपुर जाते हैं, दिल्ली से आगरा जाते हैं, जिस लागत में जिस कीमत में एक बस में बैठ के जाते हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट की, उसी लागत में उसी कीमत में अगर आपको इलेक्ट्रिक बस पे भेजें, अगर आपको कार पे भेजें। मैं और यश जी बात करते आ रहे थे, वो बता रहे थे मुझे कि रास्ते में कि गाड़ी की आप पर किलोमीटर कीमत कितनी पड़ती है चलने की। उस कीमत को आंकेंगे तो जितना भाड़ा आप देते हैं यहाँ से आगरा जाने के लिए या यहाँ से जयपुर जाने के लिए, उतने में आप एमजी जैसी गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं। सो दिक्कत कहाँ आती है, तकलीफ़ कहाँ होती है, जहाँ ऐसी तकनीक को हाथ में पकड़ के रख के हम बैठे होते हैं और सोचते रहते हैं यार ये तो इलीट टेक्नोलॉजी, ये तो हमारे बस की बात। स्केल जो होता है टेक्नोलॉजी का वो अपने आप में टेक्नोलॉजी को समग्र बना देता है, वो बहुत ताकतवर बना देता है जब वो स्केल होता है। तो इस स्केलेबिलिटी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको व्यापार करने की, कारोबार करने की सुविधा हो और आपके और जो आपके स्टेक होल्डर हैं उनके बीच में ट्रस्ट बना रहे। ये ट्रस्ट जब हम बहुत जटिल समस्याओं से गुजरते हैं, बहुत जटिल विधियों से गुजरते हैं तो कम हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है, जो भी विज़न वो बोलते हैं, मैं तो अब तीसरी बार बोल रहा हूँ अपनी वही बात कि उसको हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। जब गुजरात में थे उस समय ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था। उस समय अब हमारे पटेल जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारे गुजरात के भाई, उस समय वाइब्रेंट गुजरात होता था। तो वहाँ जब हम लोग इसकी संकल्पना करते थे, फिर जब चुनाव का वो शुरू हुआ, माहौल शुरू हुआ 2014 में, मेरे साथ कई सैकड़ों लड़कों ने नौकरी छोड़ दी, हम लोगों ने अपना काम छोड़ दिया और लग गए इस मुहिम में। उस वक्त इसकी संकल्पना हो रही थी कि जब कारोबार बनेगा तो जो विकास का मॉडल गुजरात का है उसको अगर देश भर में लाना है तो ऐसी तकनीकों को लोगों तक पहुंचाने के बीच में जितनी तकलीफें हैं सबको आसान कीजिए। वो सीधे रास्ते से होती हैं तब भी कीजिए, एक्ट बदल के होती हैं तब भी कीजिए, मेंबर बिल लाना पड़ता है तब भी कीजिए, रिफॉर्म करना पड़ता है तब भी कीजिए, पुराने कानून बदलने पड़ते हैं तब भी कीजिए। लेकिन आपको कौन सी तकनीक कितने की पड़ेगी, क्या उसकी कीमत होगी, क्या होगा, इसके लिए एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है पायलट। सो लोग रिफॉर्म की कल्पना करते हैं। रिफॉर्म का मतलब होता है तकलीफ है बदलो, ये लॉ से प्रॉब्लम है, ये आदमी से प्रॉब्लम है, ये भ्रष्ट अधिकारी से प्रॉब्लम है, सब ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं। सो रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के बीच में एक शब्द है जिसको हम लोग भूल जाते हैं, परफॉर्म। रिफॉर्म के बाद आपको परफॉर्म करना पड़ता है। इस समय जो गवर्नमेंट है, इस समय जो सरकार है, इतनी रिफॉर्म ओरिएंटेड सरकार
नहीं मिल सकती, लेकिन सरकार सब कुछ परफॉर्म नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल सामने सर के कह रहा हूँ और आप सब लोगों की भी कह रहा हूँ। किसी के मन में अगर ये बात है कि सरकार सारे के सारे स्टेशन फंड कर देगी, सारे के सारे पेट्रोल पंप को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टेशन बना देगी, मत सोचिए। मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ कि आप ऐसा सोचें और ऐसा समझें कि सब कुछ सरकार आपको करके देगी। परफॉर्म हमें करना पड़ेगा, तब हम दोनों साथ में मिलकर ट्रांसफ़र होते हैं, तब न्यू इंडिया बनता है। सो इस रिफॉर्म और परफॉर्म के बीच में इस एक साइकिल को पूरा करने का जो हम लोगों ने ध्येय उठाया, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया अपना कैंपेन 2016 से, उस कैंपेन में हमने एक बात का खास ध्यान रखा कि हम रिपोर्ट ना बनाएं, हम लंबे लंबे वो एनालिसिस और सर्वे की रिपोर्ट ना दें, वेबिनार ना करें, सेमिनार ना करें, पॉलिसी रिकमेंडेशन ना बनाएं, क्योंकि इन सब की भी ज़रूरत है, इनको करने के लिए संस्थाएं हैं। आसार ने सारी तकनीकें जो सुझाई गई थी हमें, उनका सिर्फ एक काम चुना, दैट इज़ पायलट। और वो पायलट अभी तक जितने पायलट हमने किए हैं उसमें से कभी भी धन नहीं लिया। सभी के सभी सस्टेनेबल पायलट थे और सभी के सभी इंडस्ट्री के लोगों ने किए और वो पूरा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेशनल हाईवे का ये जो प्रोटोटिपिकल प्रोग्राम है दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा, इसकी प्रेफर्ड एलोकेशन है गवर्नमेंट को कि पीएसयूज पावर के और पेट्रोलियम के उनको मिलेगा, बट उसके अलावा भी 4 और फाइनेंशियल विकल्प रखे गए हैं। मुझे खुशी होगी कि इन सब विकल्पों को आजमाया जाए और आगे आने वाले जो हाईवे हैं, यही आखिरी हाईवे नहीं है, उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी, कॉर्पोरेट सेक्टर को भी, सभी सेक्टरों को मौका दिया जाए और हम बन सकें, आगे बढ़ सकें। मैं आप सबका दोबारा धन्यवाद करना चाहूँगा। ये बातें ख़त्म नहीं होंगी, ये तो बहुत लंबी हैं। हम बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर अपना टेक ट्रायल रन पूरा करके आप सब लोगों को रिपोर्ट देंगे कि एक आदमी की दिल्ली से आगरा जाने की कीमत कितनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। थोड़ा सा अनुभव मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग उस ज़मीन पे बैठे हैं जहाँ दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिक हाईवे शुरू हो रहा है। आप अभी इस वक्त गाड़ियों को, जब ट्रायल रन पूरा हो जाएगा, कमीशन हो जाएंगे चार्जर्स और ये स्टेशन, तो आपको ड्राइवर मंगाना पड़ता है, आपको अपनी गाड़ी खरीदनी पड़ती है। इस पायलट का ध्येय यही था कि लोग जिन 3 चीज़ों से डरते हैं, आप लोगों ने इसमें देखा, गाड़ी की कीमत, गाड़ी कितने घंटे चार्ज होगी, कितना समय लगेगा, और कहीं रास्ते में रुक गई, और कितने टाइम के बाद हम कितने दूर तक जा सकते हैं। ये 4 चीज़ें अगर सुलभ नहीं होती हैं, सिंपल नहीं होती हैं, तो गाड़ी खरीदने वाला आदमी हिचकता बहुत है। कई सारे प्रोजेक्ट जो हैं फेल हुए हैं। सो अगर हम धन्यवाद कर रहे हैं उन सब लोगों का जिन्होंने हमारा साथ दिया है, आप सब ने सपोर्ट किया है, तो उनका भी धन्यवाद करना चाहिए जिन लोगों ने हमारे चेहरे पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि आज जो चार्जर की कीमत है, एक चार्जर की, अभी आपको शर्मा जी ने बताया, आप चार्जर देखेंगे, ये महंगे चार्जर हैं। ये हाई स्पीड तो हैं, बट ये महंगे चार्जर हैं। इन चार्जरों की जो यूटिलाइजेशन है, वो अगर बहुत कम कीमत पे होगी तो फिर वो बिज़नेस तो नुकसान होना ही होना है। 20-20, 25-25 लाख के चार्जर हैं, गाड़ी आएगी नहीं, होगा नहीं। सो बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे ई मोबिलिटी के कैंपेन सिर्फ एक रीज़न से फेल हुए हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम बनाने वाले जो भी लोग होंगे, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, हम लोग पायलट तक ही सीमित रखना चाहते हैं खुद को। जो भी, जिसने भी प्रोग्राम बनाया, उसने उम्मीद की कि कई लोग ये प्रोग्राम देखने के बाद गाड़ियाँ खरीद लेंगे और हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। आपके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इवन सरकार के प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लोग 14-15, अगर इन गाड़ियों को देखें जो हैं, तो 20-20, 25-25 लाख की गाड़ी नहीं खरीदेंगे। हमने खास ध्यान रखा है इसमें कि किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस खरीदनी नहीं पड़े। जो ट्रैफिक जाता है दिल्ली से आगरा और दिल्ली से जयपुर, उसी ट्रैफिक में 0.08% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की गाड़ियां घुसाई जाएं। जो गाड़ियां नहीं आएंगी उनकी टिकटिंग की कीमत जो अभी की बस हैं उससे भी नीचे रहें। जब आप बस में बैठें तो आपको एक फ़ील हो कि आप इलेक्ट्रिक बस में बैठ रहे हैं। अच्छे जो 5 स्टार होटल हैं, जो हमारे टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, वो आपको होस्ट करें और आपको बस में बिठाएं। वहाँ से आप जब जाएं तो आपके बस पे स्क्रीन हो, आपको दिखाई दे कि आप अपने 3 परिजनों को अपनी सुविधा दे सकते हैं, अपनी लोकेशन दे सकते हैं लाइव, और आगे किस स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं, कितनी देर रुकने वाले हैं, उस स्टेशन पे क्या सुविधाएं हैं, ये सब स्टैंडीज़ में हम आपको घुमाएंगे। अभी उन सुविधाओं का आपके साथ अनुभव कैसा रहा, आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, ये सारी चीज़ें आपके सीट के सामने आपकी स्क्रीन पे हैं। और जितनी कीमत में अभी आप एक पूरी
गाड़ी करके जाते हैं, एक पूरा वो बस में जितनी कीमत देते हैं एक टिकट की, उतनी कीमत में आप शेयरिंग में कार में जा सकते हैं इलेक्ट्रिक में, इतनी कम लागत होती है इसको चलाने की। सो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का ये जो बंधन है कि चीज़ों को जब ग्राउंड पे लाते हैं, उसकी कीमत, उसकी सुलभता, उसकी सुगमता इतनी होनी चाहिए कि आप उसको अपना सकें। इस सुगमता को हमने आपके सामने ला दिया है। ट्रायल रन के बाद हमें एग्जैक्ट कितने चार्जर, कितने गाड़ियाँ, कितनी फ्लीट की ज़रूरत है वो पूरा हो जाएगा। 3 साल का हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, मैं सिर्फ 0.08%, आप नोट कर सकते हैं अगर इसमें से जो भी मीडिया से हमारे पत्रकार बंधु हैं, सिर्फ 0.08% व्हीकल की इंडक्शन की बात कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा प्रोत्साहन है कि मैं इससे ज़्यादा कन्वर्जन करूँगा करंट फ्लीट का, और अगर ये होता है तो हम 3 साल से पहले कैपेक्स तक पहुँचेंगे। एक स्टेशन हमारा करीब करीब 4 करोड़ रुपए का है और 36 महीने में वो अपने ब्रेक इवन तक पहुँचता है। सो आप सबका स्वागत, आप सबका धन्यवाद। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के बीच में जो परफॉर्म है उसमें हमारा साथ दें। धन्यवाद।